जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब हम एक एक वीडियो में एक एक प्रिंसिपल को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। In this video, we are going to talk about the first principle, that is the principle of division of work. Principle of division of work. अब पढ़ने से पहले मैं आपको मेरी तरफ से समझा देता हूं कि what is principle of division of work. हेनरी फेयोल ने यह कहा था कि आप ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम एक पर्सन को दे दो ना, उससे अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि पूरा काम एक आदमी को मत दो, क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। डिवाइड द एंटायर वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स और जॉब्स, अलग अलग जॉब बना दो। और ये जॉब आप किसको असाइन करोगे? टू डिफरेंट पीपल on the basis of their qualification, their education, their experience, their interest, etc. इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम एक पर्सन को देने से अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, और फिर ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये अलग अलग लोगों को बांट दो, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। रीड करते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क और यूनिट, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन्ड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। इन्होंने क्या कहा, पूरा काम एक पर्सन को मत दो, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, एंड देन असाइन द वर्क टू डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज इन डूइंग दैट, एंड द एफिशिएंसी लेवल विल इंप्रूव। इन्होंने क्या कहा, जब आप एक ऐसे पर्सन को काम देते हो जिसको वो काम ऑलरेडी आता है, उसने उस काम से रिलेटेड पढ़ाई करी है और उसको एक्सपीरियंस है, अब वो वही काम बार बार कर रहा है ना, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उसने इतने साल पढ़ाई इस चीज के बारे में करी थी, अब वो काम भी इसी चीज के बारे में कर रहा है, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल विल इंक्रीज। इमेजिन करो कि आप अकाउंट्स में आपने कुछ पढ़ाई करी, अकाउंटेंसी में, ठीक है, और आपको इकोनॉमिस्ट की जॉब मिल गई। आपको पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स क्या है और आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप कितने टाइम जॉब कर लोगे? वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहीं पे अगर आप एक सीए हो और आपको अकाउंटेंट की जॉब मिली है, तो आप खुशी खुशी काम करोगे। वही चीज हेनरी फेयोल ने बोला कि जब एक पर्सन अपने क्वालिफिकेशन या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है ना, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, और जब वो एक ही काम बार बार करता है ना, तो उसका लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। सिंपल है, यही है डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखते हैं कि अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करता है तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, और अगर वो ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डॉक्टर जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद में फाइनल ईयर में या फिर वो अपनी एक स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं। कोई हार्ट डॉक्टर बनता है, ठीक है, कोई न्यूरोसर्जन बनता है, ये क्या है? ये उनकी स्पेशलाइजेशन है, मतलब वो अपने काम में मास्टर है। सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करती है और वो एक पर्सन को ऐसा काम देती है जिसके बारे में उसने पढ़ाई करी है, उसका इंटरेस्ट है और उसके पास में उसी चीज को लेके एक्सपीरियंस है, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होगा। साथ ही साथ वो कंटिन्यूअसली अगर वही काम बार बार कर रहा है ना, तो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ? इंप्रूव्स द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या था? काम करना इन मिनिमम टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज। तो ये कौन सा आदमी कर सकता है? जिसको उस काम का एक्सपीरियंस है। हमारी मम्मी है, वो इतने सालों से किचन में खाना बना रही है, ठीक है, आप घर जाने से पहले अगर एक बार फोन करोगे ना, मम्मी मैं अपने 3 दोस्तों को लेके आ रहा हूं, खाना बना दो, मम्मी आधे घंटे में तो 3 जनों का खाना बना देती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, इतने सालों से वो सेम काम कर रही है, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकती है वो। अब यहीं पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे?
फर्स्ट इज लैक ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप किसी को भी कोई भी काम दे रहे हो, उसने पढ़ाई करी है इकोनॉमिक्स की और आपने उसको बना दिया अकाउंटेंट, तो वो एफिशिएंसी थोड़ी दिखा पाएगा अपने काम में। कम से कम टाइम में वो काम थोड़ी कर पाएगा, वो तो उल्टा ज्यादा टाइम लेगा। एक दो जनों को पूछेगा यार ये कैसे होता है, यार ये कैसे होता है, गूगल करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, रिसोर्सेज वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। कोई भी बंदा किसी भी काम में स्पेशलाइज नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं वर्चुअली की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अगर हमने वेबसाइट डिजाइन कराई होती, अगर लेट्स से कि अकाउंट्स के टीचर्स हैं और उन्होंने वेबसाइट बना दी गूगल पे देख के या फिर अलग अलग जगह से उन्होंने पढ़ के वेबसाइट तो बना दी, फिर वेबसाइट में अगर कोई ग्लिच आता है और मैं उनको पूछता हूं कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो बोलते हैं सर मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? स्पेशलाइजेशन ही नहीं है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ और है, वो काम कुछ और कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज में। सिंपल। लास्ट, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। भाई जिसने अकाउंट्स की पढ़ाई करी है वो भी अकाउंटेंट है, जिसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है वो भी अकाउंटेंट है। हो सकता है डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क का। क्यों? क्योंकि आपने जब पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया था, तब आपने उसको असाइन प्रॉपर्ली नहीं किया। हो सकता है आपने सेम काम दो अलग लोगों को असाइन कर दिया, क्योंकि आपके पास में जॉब देने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। तो इसके कारण क्या हो सकता है, कभी कभी आप सेम काम दो अलग अलग लोगों को भी दे सकते हो। समझ में आया डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता था? हेनरी फेयोल ने इस प्रिंसिपल में यह कहा है कि पूरा का पूरा काम एक ही पर्सन को देने से अच्छा है कि काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो, फिर हर एक यूनिट को आप असाइन कर दो अलग अलग लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, देयर एक्सपीरियंस एंड देयर क्वालिफिकेशन। इससे क्या होगा? इससे स्पेशलाइजेशन होगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, देयर विल बी नो एफिशिएंसी एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। द सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले ये दो वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजंस। आपके घर में अथॉरिटी किसकी है? पापा मम्मी की। मतलब क्या है? उनके पास में पावर है टू टेक द डिसीजन। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? द ऑब्लिगेशन और द लायबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? आपको अगर कोई काम दिया है तो आपकी जिम्मेदारी की वो काम खत्म हो। ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अ वेरी गुड प्रिंसिपल, मेरे हिसाब से बहुत अक्कल लगा के ये प्रिंसिपल बनाया गया होगा। ये प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ने ऐसा कहा था कि किसी भी पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन हो ना, उसको ना ही आपको ज्यादा अथॉरिटी देनी है, ना ही उसको एक्सेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो क्या करेंगे? दो ही मत, दोनों चीजें मत दो। नहीं, हेनरी फेयोल ने ऐसा कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे ना, उनको उतनी ही अथॉरिटी दो जितनी उनके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। देयर शुड बी अ बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अथॉरिटी है उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी भी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के पास में। क्यों? दोनों सिचुएशन समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि पर्सन के पास में अथॉरिटी बहुत ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। वो क्या करेगा? उसके पास में काम ही नहीं है, सिर्फ पावर ही पावर है। तो क्या करेगा? मिसयूज करेगा अपनी अथॉरिटी को, लोगों को परेशान करेगा जबरदस्ती। क्यों? इसके पास में तो काम ही नहीं है, सिर्फ पावर ही पावर है। तो ऐसे पर्सन क्या करते हैं? हमारे नेता क्या करते हैं काफी बार, जिनके पास में सिर्फ पावर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मजे करते हैं। दूसरा केस इमेजिन करते हैं, एक पर्सन है जिसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और अथॉरिटी बहुत कम है। अब कोई बात ही नहीं मानेगा, सबऑर्डिनेट्स बात ही नहीं मानेंगे उसकी। क्यों? उसके पास में पावर ही नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, काम कराने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर की जरूरत होती है ताकि अपने सबऑर्डिनेट से काम करा सके। अब इसके पास में तो पावर ही नहीं है, तो ये काम कैसे कराएगा? नहीं करा पाएगा। तो हेनरी फेयोल ने इस प्रिंसिपल में क्या कहा था कि देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीड करते हैं। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, जो मैंने बोला। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम, यानी आपकी जिम्मेदारी की काम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ठीक है।
According to this principle, there must be a balance or parity between the authority and responsibility. दोनों चीज में एक बैलेंस होनी चाहिए, कोई भी एक चीज ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए. Excess of authority without matching responsibility may bring negative results, and excess of responsibility without matching the authority will not allow the worker to complete his job on time. जो मैंने आपको बताया, अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगी, और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो वर्कर अपना काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा. क्यों? उसके पास में पावर ही नहीं है. सिंपल. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल? यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करती है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है? फर्स्ट, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. कोई भी पर्सन के पास में एक्स्ट्रा पावर ही नहीं है. अब एक्स्ट्रा पावर ही नहीं है तो मिसयूज का तो बात ही नहीं आती है. सेकेंड, हेल्प्स इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. अगर कोई पर्सन है जिसके पास में अथॉरिटी भी उतनी है जितनी उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपना काम करा पाएगा अपने सबऑर्डिनेट से. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और पावर ही नहीं दोगे तो वो अपने सबऑर्डिनेट से काम ही नहीं करा पाएगा ना. बट यहीं पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इक्वल दे दी है, तो क्या होगा, वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट से करा पाएगा इन द गिवन टाइम. अब वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को वायलेट करती है या फिर फॉलो नहीं करती है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? फर्स्ट, डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी. कोई पर्सन है, आपने सिर्फ काम दे दिया उसको, अथॉरिटी नहीं दी, तो क्या होगा, वो काम टाइम पे खत्म ही नहीं कर पाएगा. सिंपल है. नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ एक्सेस अथॉरिटी. कोई पर्सन के पास में सिर्फ पावर ही पावर है तो वो क्या करेगा, मिसयूज करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को फालतू में परेशान करेगा. क्यों? उसके पास में तो कोई काम ही नहीं है, मतलब उसके पास में पूरे दुनिया जहां का टाइम है और पावर भी है, तो वो क्या करेगा, मिसयूज करेगा. एंड लास्ट इज ओवरबर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई पर्सन है, आपने उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अथॉरिटी नहीं दी, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी करता रह जाएगा. पावर ही नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टाइम पे काम भी नहीं होगा और वो ओवरबर्डन फील करेगा. क्यों ओवरबर्डन? यार जितना भी काम होता है मुझे ही दे देते हैं, पावर तो देते नहीं है, काम भी किसी और को देते नहीं है, दुनिया भर का काम मेरे को लाके दे दिया है, तो क्या फील करेगा, ओवरबर्डन. और एक ओवरबर्डन्ड एम्प्लॉई कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा. ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन एज सून एज ही गेट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी. ये चीज याद रखना. ठीक है, तो ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस और ये हो गए पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे. स्कूल में टीचर्स हमको कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं कि आप में डिसिप्लिन नहीं है. हिंदी के टीचर्स बोलते रहते हैं कि शिष्टाचार नहीं है. दैट मीन्स डिसिप्लिन. ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड प्रिंसिपल दैट वाज गिवन बाय हेनरी फेयोल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. क्या होता है डिसिप्लिन? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अगर हम हमारे स्कूल की बात करें तो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें मिलती है पनिशमेंट. ग्राउंड के 3 चक्कर भागो या सिटअप्स करो या खड़े रहो. ठीक है, और एकदम एक्सट्रीम केसेस में पेरेंट्स को बुला लो. तो क्या होता है, डिसिप्लिन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर पेनल्टीज. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन होता है. क्या होता है? Discipline refers to following the code of conduct, rules and regulations of employment agreement, clear and fair agreement among subordinate and superior, meeting commitments at all level and application of penalties. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फॉलो करो. आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो आपको फॉलो करनी है. आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पे आपको कंप्लीट करनी है. और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट में पेनल्टीज अप्लाई होगी. अभी पेनल्टीज कुछ भी हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, सैलरी डिडक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हेनरी फेयोल insisted that discipline is required at superior as well as subordinate level. हेनरी फेयोल ने क्या कहा था कि सिर्फ वर्कर्स को डिसिप्लिन में नहीं होना चाहिए, सुपीरियर्स को भी डिसिप्लिन में होना चाहिए. अब आप बोलोगे सर स्कूल में तो खाली हमारे ऊपर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपे जाते हैं. ऐसा नहीं है, आपके टीचर्स भी हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. ठीक है, अगर आपका एक यूनिफॉर्म है तो आपके टीचर्स का भी एक ड्रेस कोड होता है.
वो भी हमेशा वो ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम पे आना होता है तो आपके टीचर्स को भी टाइम पे आना होता है। आपकी वेकेशन तो फिर भी कभी कभी 30 डेज की होती है, समर वेकेशन की अगर हम बात करें 32 डेज की होती है, टीचर्स की 15 डेज की होती है। उनको स्कूल में आके सब कुछ करना पड़ता है। यही चीज हेनरी फ्योल ने कहा था कि डिसिप्लिन सिर्फ सबऑर्डिनेट लेवल पे नहीं होना चाहिए, सुपीरियर लेवल पे भी होना चाहिए, ठीक है। द डिसिप्लिनरी रूल्स शेल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट्स। सिर्फ सबऑर्डिनेट्स पर डिसिप्लिन नहीं अप्लाई होना चाहिए, बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। अच्छे सुपीरियर्स भी चाहिए, ये होता है डिसिप्लिन। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यानी सबऑर्डिनेट भी अगर कोई गलती करे या सुपीरियर भी अगर कोई गलती करे तो दोनों पे ढंग से पेनल्टी अप्लाई होनी चाहिए। जुडिशियस मतलब क्या होता है, जस्टिस के हिसाब से। गलती करिए तो पेनल्टी तो लगेगी भैया। आप सुपीरियर हो इसका ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप कुछ गलत काम करते हो आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं, ठीक है, दैट इज योर पेनल्टी। आपकी टीचर्स अगर कोई गलती करती है तो उनकी सैलरी डिडक्ट होती है, दैट इज देयर पेनल्टी। तो पेनल्टी अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग होती है, बट पेनल्टी सब पे अप्लाई होती है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करती है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। पहला, सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो स्कूल है वो इतना सिस्टमैटिक तरीके से कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि वहां पे कुछ रूल्स है और एक डर है कि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो मम्मी को फोन लग जाएगा, पापा को आना पड़ेगा, हो सकता है सस्पेंड कर दे थोड़े टाइम के लिए, एग्जाम में नहीं बैठने दे। टीचर्स इतने अच्छे से फंक्शन क्यों करते हैं? एक तो बच्चों के लिए प्यार है ही, साथ साथ में ये भी है कि उनको भी डर है कि हमारी जॉब चली जाएगी या सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो डिसिप्लिन के कारण क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड होता है इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अब यहां पे एफिशिएंसी का क्या लेना देना। टीचर है वो रोज सुबह 5 बजे उठती है, फिर 6 बजे स्कूल आती है, 7 बजे से पीरियड लेना शुरू करती है, 2 बजे तक पढ़ाती है, ठीक है। सेम चीज बार बार कर रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, सेम चीज बार बार करो। तो अगर आप डिसिप्लिन में एक ही तरीका फॉलो कर रहे हो काम को करने का तो अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी। आप याद करो जब आप बहुत छोटे थे, नर्सरी या फिर प्ले ग्रुप में जब आप पढ़ते थे, मम्मी पापा को उठा के आपको स्कूल छोड़ने जाना पड़ता था और आप रोते थे। 12th में आ गए हो, अभी थोड़ी रोते हो, क्यों नहीं रोते? अभी खुद उठ जाते हो, खुद अपना बैग जमा लेते हो, अपना होमवर्क कर लेते हो, असाइनमेंट कर लेते हो, वाइवा दे देते हो, सब खुद कर लेते हो। कभी कभी तो मार्क्स खराब आते हैं तो मार्क्स भी छुपा लेते हो पेरेंट्स से। क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। कैसे हो गई? यू हैव बीन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर ओवर 12-14 ईयर्स नाउ, है ना। तो क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? फर्स्ट, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड केओस। डिसिप्लिन ही नहीं है ना, क्या काम करना है, कैसे करना है पता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, केओस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर स्कूल में अगर डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर रही तो लास्ट में क्या होगा? सारे के सारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है, सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। याद रखना, टीचर भी क्या कर रही है, एक रिपोर्ट कार्ड भरते भरते कोई गलती हो गई, चलो फाड़ के दूसरा बना लेते हैं, क्या हो रहा है? रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जहां पे डिसिप्लिन नहीं होता है, वहां पे हमेशा डिले होता है वर्क का। आपको अगर ये पता नहीं होता कि आपको अगर स्कूल पे टाइम पे नहीं आओगे तो चलेगा, अगर आपको ये पता होता ना कि स्कूल में टाइम पे नहीं आओगे तो भी चलेगा, तो आप कभी भी फर्स्ट पीरियड अटेंड नहीं करते, ट्रस्ट में, ठीक है। असेंबली कोई भी अटेंड नहीं करता, ठीक है। हम क्यों अटेंड करते हैं असेंबली? हो सकता है काफी लोग ऐसे हो जिनको मेडिटेट करना या प्रेयर करना पसंद भी हो। कुछ बच्चे वहीं पे ऐसे होंगे जिनको पता है कि असेंबली अटेंड नहीं करेंगे तो पूरा दिन खड़े रहना पड़ेगा, टीचर पनिशमेंट देगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण क्या होता है? सारा का सारा काम टाइम पे होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारी स्कूल में। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगी तो देयर विल ऑलवेज बी डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। द फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन कमांड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक और बार फटाफट बताता हूं। वन ऑफ द इजीएस्ट प्रिंसिपल है ये।
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक वर्कर को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, यानी अगर एक वर्कर है तो उसको ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। क्यों बना था ये प्रिंसिपल? अब समझो आप एक वर्कर है, उसको 4 अलग बॉस एक साथ में ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या होएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसी का ही काम नहीं हो पाएगा फिर, है ना? किसी का ही काम नहीं हो पाएगा। गलती से उसने एक बॉस का काम कर दिया तो बाकी के तीनों बॉस नाराज, उनमें ईगो क्लैश हो जाएंगे कि मेरा काम तो किया नहीं, ये वाला बॉस ज्यादा जरूरी है क्या, हम कम इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। तो क्या होगा? देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, ईगो क्लैशेस, काम नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, देखो, according to this principle an employee should receive orders from one boss superior and should be accountable to one superior only, because if he is receiving orders from more than one boss then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first। हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि एक वर्कर को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है, एंड ही शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन पर्सन। क्यों? क्योंकि उसको अगर मल्टीपल लोगों से ऑर्डर मिलेंगे ना तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे किसका काम पहले करना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल है। अब देखते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। एम्प्लॉय के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही बॉस है जिसने ऑर्डर दिया है, उसी का काम करना है, सिंपल। सेकंड, नो ईगो क्लैशेस। मैंने आपको बताया कि अगर 3 बॉस ने ऑर्डर दिया है, लेट्स से मैंने ऑर्डर दिया, शिव सर ने ऑर्डर दिया और विमला मैम ने ऑर्डर दिया, और काम लेट्स से शिव सर का हो गया, तो मैं और विमला मैम नाराज हो जाएंगे कि यार तू हमसे ज्यादा जरूरी है क्या, तेरा काम कैसे हो गया। हम एम्प्लॉय को पूछेंगे शिव सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हम दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होगा? सारे बॉसेस का आपस में ईगो क्लैश हो जाएगा, सिंपल। एंड लास्ट इज इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। हर एम्प्लॉय को पता है कि मुझे किसका ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है, किसका काम करना है, तो उसमें क्या होगा? इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? काम होना, मतलब काम कंप्लीशन ज्यादा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, सिंपल। What are the consequences of violation? That means अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फर्स्ट इज कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं तो कंफ्यूज हो गया मैं किसका काम करूं, सिंपल। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने भी ऑर्डर दे दिया, शिव सर ने भी ऑर्डर दे दिया और विमला मैम ने भी ऑर्डर दे दिया। एम्प्लॉय ने तीनों का ही काम नहीं किया। वो बोलेगा कि मैं शिव सर का काम करने में बिजी था, शिव को बोलेगा कि मैं विमला मैम का काम करने में बिजी था, विमला मैम को बोलेगा कि मैं आयुष सर का काम करने में बिजी था। हम यही करते हैं ना, मल्टीपल टीचर्स अगर होमवर्क दे देते तो हम क्या बोलते हैं? सर मैं अकाउंट्स का होमवर्क कर रहा था। अकाउंट्स के मैम को बोलोगे कि मैम मैं ना इको के सर का होमवर्क कर रहा था। फिर इको के सर को क्या बोलोगे? सर मैं बीएसटी वाले सर का होमवर्क कर रहा था, तो मैं किसी का ही काम नहीं कर पाया, है ना। तो क्या करेगा? एक्सक्यूजेस देगा और लास्ट में किसी का भी काम नहीं करेगा। एंड थर्ड इज ईगो क्लैशेस अमॉन्ग द डिफरेंट सुपीरियर्स, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि क्या होगा, सिर्फ शिव सर का काम हो गया तो मैं और विमला मैम नाराज हो जाएंगे, ईगो क्लैश होगा हमारा। लास्ट इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, कोई भी किसी को भी आंसर कर रहा है, देयर इज नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा। सिंपल था। क्या पढ़ा हमने इस प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसके हिसाब से हेनरी फ्योल ने यह कहा था कि वन वर्कर वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। क्यों? क्योंकि अगर उसको मल्टीपल बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और लास्ट में उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे किसका काम करना चाहिए। समझ में आया ये वाला प्रिंसिपल? आप चलते नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। इमेजिन करो एक वॉर हो रहा है, एक लड़ाई हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है, जिसमें 2 अलग अलग आर्मीज है, ठीक है। एक आर्मी है जिसमें आप हो, ठीक है, और आप क्या देखते हो? अपने आजू बाजू आप देखते हो ना, तो आप देखते हो कि आर्मी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम तो सीधा राजा को ही मारेंगे। कमांडर कैसा है? कमांडर बैठा हुआ है, वो डर रहा है नीचे उतरने से कि वो बोल रहा है मेरे को मरना नहीं है, मेरे को मरना नहीं है। आप बताओ, ऐसी आर्मी कभी भी वॉर जीत सकती है?
नहीं जीत सकती ना। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन यूनिट मींस वन प्लान। पूरे के पूरे आर्मी का, पूरे के पूरे टीम का एक ही गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 5 लोग कुछ और सोच रहे हैं, कमांडर जो है वो तो ऊपर बैठा है कि मैं तो कुछ काम ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई, हर एक बंदा इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबका गोल एक ही होना चाहिए, सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एफर्ट्स। सबके एफर्ट्स क्या होने चाहिए, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर हर पर्सन अलग अलग रास्ते पे भाग रहा है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और वो डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ में आया? रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मींस वन प्लान। पूरे टीम का एक ही प्लान होना चाहिए। दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। सारे लोगों का जो डायरेक्शन है, एफर्ट है, वो एक ही होना चाहिए, दैट इज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। इफ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। ये प्रिंसिपल से क्या होगा, सब लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, हार्मनी होगा। ठीक है। सब लोग का कॉमन गोल एक ही है, तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। हर ग्रुप जिसका एक ही गोल है ना, उसका एक लीडर होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और उनका एक प्लान होना चाहिए। ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करती है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे? फर्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वेरी सिंपल, सब लोग एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और वो डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। वेरी सिंपल। सेकेंड, efforts of all the employees get unified towards one direction only। जितने भी एम्प्लॉइज है उनका डायरेक्शन एक ही तरीके से होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबका एफर्ट एक ही डायरेक्शन में होगा। इससे क्या होगा, टीम वर्क बढ़ेगा, आसानी से आप गोल को अचीव कर पाओगे। सिंपल है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? फर्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई टीम वर्क ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड, वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेस, वेस्टेज ऑफ एफर्ट। ठीक है। एक अकेला बंदा कितनी भी मेहनत कर रहा है, दूसरा बंदा कोई अलग तरीके की मेहनत कर रहा है, तो क्या हो रहा है, गोल तो अचीव नहीं हो रहा, साथ में दोनों की मेहनत वेस्ट हो रही है। सिंपल। लास्ट इज डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होने के लिए पूरे टीम के एफर्ट की जरूरत होती है। अब अगर टीम ही अलग अलग डायरेक्शन में रन कर रही है, उनके एफर्ट ही अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। समझ में आया? ये प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा? ये प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि हेनरी फ्योल ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होगा। नेगेटिव इफेक्ट, दैट इज अगर आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, गोल अचीव नहीं होगा और साथ में एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। काफी बार बच्चों को ये प्रिंसिपल समझ भी नहीं आता एक बार में, तो ध्यान से सुनना। एक बार के लिए बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हुई है ना, उसको हम इग्नोर करते हैं, रियलिस्टिक होके बात करते हैं। अगर आपको कैडबरी जैसी कोई अच्छी कंपनी में, या फिर लेट्स से गूगल जैसी कोई अच्छी कंपनी में, या फिर टेस्ला जैसी कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है, तो आपका पहला माइंड में क्या आएगी? पहली चीज क्या आएगी आपके माइंड में? सैलरी, है ना, रेप्यूटेशन। आप कभी भी ये सोचोगे क्या कि मैं टेस्ला में, मेरे को टेस्ला में जॉब मिली है तो मैं टेस्ला को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना दूंगा? ये हम कभी नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं कि मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं साल के 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है। और लास्ट में आपके दिमाग में क्या आएगा? या शायद टेस्ला में जॉब लगी है तो एक गाड़ी तो फ्री में ही मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी थिंक।
वी नेवर थिंक कि हम टेस्ला के लिए ये कर देंगे या हम कंपनी को यहां तक ले जाएंगे, नहीं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल ने क्या कहा था इस प्रिंसिपल में? हेनरी फ्योल ने यह कहा था कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, उन सबके भी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। भाई मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? सैलरी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। कंपनी का इंटरेस्ट क्या है? टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है, सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट अलग है। हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में यह कहा था कि जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट एक ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, पॉसिबल है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट एक ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इंडिविजुअल को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कंपनी के ग्रोथ के लिए सोचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी आदमी अपनी सैलरी थोड़ी छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो अब यहां पे हेनरी फ्योल ने कहा क्या? हेनरी फ्योल ने कहा था कि मैनेजर को पूरे एफर्ट डालने चाहिए ये पॉसिबल करने के लिए। अब मैनेजर है, भगवान थोड़ी है, मैनेजर कैसे कर देगा ये चीज? कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा मन क्या है, मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कंपनी में जुड़ने के बाद में? सैलरी अर्न करना, पैसे कमाना। कंपनी का क्या इंटरेस्ट है? टर्नओवर इंक्रीज करना, सेल्स इंक्रीज करना, ठीक है। तो एक मैनेजर क्या कर सकता है? एक मैनेजर मेरे पास में आएगा, वो बोलेगा कि देख आयुष, तू जितनी सेल्स करेगा ना, मैं तेरे को उतना पैसा दूंगा। तूने अगर एक गाड़ी सेल करी तो मैं तेरे को एक गाड़ी के हिसाब से पैसा दूंगा। तूने 2 गाड़ी सेल करी तो मैं तेरे को 2 गाड़ी के हिसाब से पैसा दूंगा। तूने 100 गाड़ियां सेल करी तो मैं तेरे को 100 गाड़ियों के हिसाब से पैसा दूंगा। 1000 कार्स अगर तूने सेल करी तो मैं तेरे को 1000 कार्स के हिसाब से पैसा दूंगा। हो गया दोनों का इंटरेस्ट एक ही। मेरा इंटरेस्ट क्या है? पैसे कमाना। कंपनी का इंटरेस्ट क्या है? टर्नओवर बढ़ाना। तो दोनों का हो गया एक ही जगह पे इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूंगा? मैं टर्नओवर इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कार्स यानी गाड़ियां सेल करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट वहीं पे सेटिस्फाई होगा ना। कैसे होगा मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेटिस्फाई? ज्यादा गाड़ियां बेच के, है ना। तो मैनेजर के एफर्ट के कारण इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट यानी कि जनरल इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में आ गया। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब रीड करते हैं। According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individual or employees। यानी एक इंडिविजुअल के एम्प्लॉय के ऊपर आना चाहिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ठीक है। In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of the organization। हर एम्प्लॉय का अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी, ठीक है। If the objectives of individual are in the same direction of the organization, then there is no problem। अगर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो सेम डायरेक्शन में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ठीक है, बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स यानी एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, then manager must try to reconcile individual interest with organization goal। यानी मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर को कोशिश करना चाहिए कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ सके। And if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achievement of organizational goal। अगर मैनेजर भी नहीं कर पा रहा है दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर द कंपनीज गोल, ठीक है। Manager must take all decisions in the organization by giving priority to organizational interest and not his personal interest। अब ये सेम चीज मैनेजर के खुद के ऊपर भी अप्लाई होगी। अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको सबसे पहले किसके बारे में सोचना पड़ेगा? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में। अपना खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच के कोई भी डिसीजन मैनेजर को नहीं लेना है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
हमने प्रायोरिटी किसको दे दी इस प्रिंसिपल में? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अगर एक डायरेक्शन में नहीं है तो एक डायरेक्शन में लाओ, नहीं हो सकता है तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दो। मतलब इन एनी केस ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो रहा है, सिंपल। सेकंड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था। अब अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा कार सेल करूंगा, तो मेरा गोल और ऑर्गेनाइजेशनल का गोल एक ही हो गया, सिंपल है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल? फर्स्ट इज नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर मैं मेरा इंडिविजुअल गोल हमेशा ऊपर रखूंगा, ठीक है, और मैनेजर भी कोशिश नहीं करेगा कि उन दोनों को सेम डायरेक्शन में लाऊं, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। सेकंड, इवन एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा तो एम्प्लॉयज भी सफर करेंगे। कैसे करेंगे? अरे कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, तब तक ही सैलरी विड्रॉ करेगा ना कंपनी में से जब तक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। आप कितने साल कंपनी के गोल को इग्नोर कर दोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कंपनी भी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल लॉस बेयर करेगी। उसके बाद में वो क्या करेगी? वो एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देगी कि हम इतने सारे एम्प्लॉयज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 2-5 लोगों को निकाल दो इसमें से। सैलरी कम कर देगी, बोनस नहीं देगी, प्रमोशंस नहीं देगी, तो लास्ट में एम्प्लॉयज ने भी सफर किया ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ तो। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रिंसिपल यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो सफर होगा, साथ में एम्प्लॉयज भी लॉन्ग रन में सफर करेंगे। सिंपल है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? सैलरी। अब ये प्रिंसिपल बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। आई थिंक ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अगर मेंशन नहीं भी किया होता तो भी सबको पता होता, बट कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और एम्प्लॉयज के बारे में कम सोचते हैं, उनके लिए ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, उनको एक फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। अब फेयर सैलरी का क्या मतलब होता है? ऐसी सैलरी जिसमें उनको काम करने की खुशी भी हो, एक सेटिस्फैक्शन मिले और साथ साथ में वो अपने लिए एटलीस्ट एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमा सके। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड है तो वो जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बार बार चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वो खुश होंगे तो वो अपने मन से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी उनकी। सिंपल है। बट वहीं पे कंपनी को यह भी समझना चाहिए कि वो जो पेमेंट उनको करना है, जो सैलरी देनी है, उसको सेट करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले ऊपर वाला रीड करते हैं। According to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. मतलब वो जितना काम कर रहे हैं ना, उतनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा? उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। The employees should be paid fair wages and salaries, which should give at least a reasonable standard of living. उनको इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए एक बेसिक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अफोर्ड कर सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी को अपने पॉकेट से पैसे निकाल के नहीं देने। ऐसा नहीं कि कंपनी नुकसान कर रही फिर भी एम्प्लॉयज को पे करते रहो, नहीं। जो सैलरी कंपनी फिक्स कर रही है दैट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब ये पेइंग कैपेसिटी या फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना पे करना है? फर्स्ट इज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न या फिर कंपनी। ठीक है, जो भी पर्सन है, जो भी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा बिफोर डिसाइडिंग द सैलरी और द वेज ऑफ द एम्प्लॉइज। सेकेंड, कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हर कंट्री का मिनिमम वेज एक्ट अलग होता है। ठीक है, जैसे यूएस है, लेट्स से यूएस में मिनिमम वेज एक्ट चल रहा है कि आपको किसी भी एम्प्लॉय को पर आवर का मिनिमम $10 तो पे करना ही पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी उससे कम पैसा नहीं दे सकती एम्प्लॉयज को। तो पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है? कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी। सेकेंड चीज क्या ध्यान रखनी है? द मिनिमम वेज एक्ट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड द थर्ड थिंग इज द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स सेम काम करने के ज्यादा सैलरी दे रहे हैं,
तो आपकी एम्प्लॉइज आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं। सिंपल। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये वाले प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट इज एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड। एम्प्लॉइज खुश रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। सिंपल है। नेक्स्ट, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इंप्रूव। ठीक है, एम्प्लॉइज जो होंगे ना वो ज्यादा डेडिकेटेडली काम करेंगे। वो क्या सोचेंगे कि यार कंपनी हमारा इतना ध्यान रख रही है, इतनी अच्छी हमको सैलरी दे रही है, तो हमारा भी रिटर्न में काम करने की जिम्मेदारी बनती है। तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? एम्प्लॉइज होमली फील करेंगे। यहाँ पे वो क्या करेंगे? ज्यादा डिवोशन से, ज्यादा कमिटमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को वॉयलेट करती है यानी फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा? इंक्रीज इन द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज। टर्नओवर का मतलब होता है जॉब छोड़ छोड़ के जाना। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेयर सैलरी नहीं देती है तो एम्प्लॉइज छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। दैट मीन्स एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो विल इंक्रीज। नेक्स्ट, डिससैटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज खुश नहीं रहेंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो इससे भी क्या होगा? वो जॉब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इसमें हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा था कि जितने भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको फेयर एंड एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। साथ ही साथ एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, मिनिमम वेज रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, ये तीनों चीजें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, एम्प्लॉइज विल बी मोटिवेटेड एंड उनका जो डिवोशन या कमिटमेंट है वो बढ़ेगा। अब यहीं पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को वॉयलेट करती है यानी फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा? देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर विल इंक्रीज एंड फाइनली उनमें डिससैटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। एम्प्लॉइज में डिससैटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन इंक्रीज होगा। सिंपल है। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। Let's start with the 8th principle, that is the principle of centralization and decentralization. अब ये प्रिंसिपल समझने से पहले ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी अथॉरिटी यानी पूरा पावर सिर्फ अपने पास में रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है और वो सेंटर कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसने क्या किया है? पूरा पावर अपने पास में रख लिया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी थोड़ी थोड़ी पावर्स दे देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? सेंट्रलाइजेशन मतलब जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी पावर सिर्फ अपने पास में रखता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमॉन्ग द मिडिल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एक ऑर्गेनाइजेशन को ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, एक कंपनी को ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब कैसे हो सकता है कॉम्बिनेशन? लेट्स से कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन है या फिर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उस मैटर्स पे कंपनी को सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए और बाकी के जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें पावर बांट देनी चाहिए। तो दोनों हो गया, इंपॉर्टेंट मैटर्स में सेंट्रलाइजेशन और लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वहीं पे ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन भी फॉलो कर सकते हो, वहीं पे अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो डिसेंट्रलाइज होना ही चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रीड करते हैं एक बार। According to Henry Fayol, a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and the size of the organization. जैसा मैंने बताया, हेनरी फ्योल ने क्या कहा? ना ही completely centralized होना है ना ही completely decentralized होना है, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए and it will depend on the nature and the size of the organization. जैसा मैंने आपको बताया था,
A small organization can be well organized and managed with centralized techniques, but in large organizations there is a need of decentralization. जैसा मैंने आपको बताया, छोटी सी कंपनी है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन भी चलेगा, बट अगर बड़ी कंपनी है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. नेक्स्ट, सेकेंडली, if employees are efficient and competent, then they can be trusted by having decentralization. But if employees are not fully developed and are less in number, then there must be centralization. अगर employees जो है ना आपके, वो बहुत ज्यादा competent है, उनमें managerial skills है, तो आप वहां पे decentralization भी कर सकते हो. बट अगर एम्प्लॉइज आपको लगता है कि वो पावर नहीं संभाल पाएंगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. सिंपल. ओके, आगे देखते हैं. Fayol advised not to have complete centralization or complete decentralization but a combination of both. जैसा मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, हेनरी फेयोल ने बोला कि ना ही complete centralization होना चाहिए, ना ही complete decentralization होना चाहिए. There should be a combination of both depending on the size and the nature of management. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है तो हम क्या फॉलो करेंगे? सेंट्रलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो हम क्या फॉलो करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन. एम्प्लॉइज अगर कॉम्पिटेंट है, उनमें मैनेजरियल स्किल्स है, तो हम क्या फॉलो करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन. वहीं पे अगर एम्प्लॉइज बहुत कम है और हमको लगता है कि वो इतने डेवलप नहीं है कि वो पावर संभाल सकते हैं, तो हम क्या फॉलो करेंगे? सेंट्रलाइजेशन. समझ में आया? अब देखते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल. फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन. अगर हम दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों का एक मिक्सचर फॉलो कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस भी मिलेंगे हमको और साथ साथ में डिसेंट्रलाइजेशन के भी एडवांटेजेस हमको मिलेंगे. सेकेंड इज फास्ट डिसीजंस एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल. मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट डिसीजंस टॉप लेवल को अपने पास में रखने चाहिए, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गया टॉप लेवल का, और ऑपरेशनल लेवल यानी कि बॉटम लेवल पे भी क्विक डिसीजन मेकिंग हो गई. कैसे हो गई क्विक डिसीजन मेकिंग? क्योंकि थोड़ी पावर तो उनको भी दे दी हमने डिसेंट्रलाइजेशन में. ठीक है, समझ में आया? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल? फर्स्ट इज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग. अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे के सारे डिसीजंस खुद लेता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा. ठीक है, क्योंकि हर चीज के लिए उनके पास में जाना पड़ेगा हमको कि सर बताओ क्या करना है, सर अब वापस बताओ क्या करना है, तो क्या होगा? देयर विल बी अ डिले इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? पावर दे देना. अब जरूरत से ज्यादा पावर दे दोगे तो हमने पहले भी पढ़ा था इन द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप किसी को बहुत पावर दे देते हो तो देयर विल बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. तो सेम केस यहां पे हो रहा है कि अगर आप सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा? देयर विल बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. समझ में आया प्रिंसिपल? क्या कहा था हेनरी फेयोल ने कि देयर शुड नॉट बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वेयर एज देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. समझ में आया? बेनिफिट्स क्या होंगे? सेंट्रलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा. सेकेंड एडवांटेज क्या था? क्विक डिसीजन मेकिंग होगा. ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगा. वहीं पे टॉप लेवल स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑपरेट करेगा. अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? फर्स्ट क्या होगा? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन के कारण क्या होगा? डिले इन डिसीजन मेकिंग. कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के कारण क्या होगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. अब ये एक बहुत ही अलग प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयोल ने हमें दिया था. ये प्रिंसिपल टोटली फोकस करता है कम्युनिकेशन के ऊपर. कैसे? मैं आपको समझाता हूं. यहां पे आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ABCDEF LMNOP. ठीक है, दिख रहा है? सबसे पहले ये समझो कि टॉप पे कौन है? A इज द बॉस. A सबसे बड़ा बॉस है, द ओनर ऑफ द कंपनी. उसके अंडर में दो लोग काम करते हैं, B एंड L. ठीक है, ऐसे करके B के अंडर में C काम करता है, C के अंडर में D काम करता है, D के नीचे E काम करता है और E के नीचे F काम करता है. सिमिलरली L के नीचे M काम करता है, M के अंडर में N, N के अंदर में O एंड O के अंडर में P काम करता है. बॉस कौन है? A. और लोएस्ट लेवल पे कौन काम करते हैं? F एंड P. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन.
ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन होनी है या फिर कोई भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर होना है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट शुड बी इन हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है? अगर F को कोई बात A तक पहुंचानी है तो वो ऐसे डायरेक्टली जाके A से बात नहीं करेगा। कैसे करेगा? F बताएगा E को, E बताएगा D को, D बताएगा C को, C बताएगा B को एंड फाइनली B बताएगा A को। सिमिलरली अगर A को कोई बात N को बतानी है तो वो डायरेक्टली कभी नहीं जाएगा। A बताएगा L को, L बताएगा M को एंड M बताएगा N को। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब आप बोलोगे सर कितना घटिया प्रिंसिपल है ये, डायरेक्टली बात करो ना, है ना, दो जनों को आपस में बात करनी तो इतने लोगों को बीच में लेने की क्या जरूरत है? बट यही है प्रिंसिपल। क्यों है वो भी समझेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब समझ लो एक बार। Scalar chain means line of authority or chain of superior from highest to lowest rank. A is the highest, F is the lowest, A is the highest, P is the lowest. ठीक है, तो ये क्या है? चेन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. उन्होंने क्या बोला कि ये चेन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी चेन? Every information must pass through every key of this chain. No skipping of any one should be allowed. जैसे मैंने आपको बताया, अगर F को कोई बात A तक पहुंचानी है तो F बताएगा E को, E बताएगा D को, D बताएगा C को, C बताएगा B को और B बताएगा A को। इंफॉर्मेशन इस चेन में पास होनी चाहिए, कोई भी मेंबर इस चेन में से बाहर नहीं आना चाहिए। F डायरेक्टली D को नहीं बताएगा, F हमेशा E को ही बताएगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्या होता है ये प्रिंसिपल से? ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जो अथॉरिटी की जो रैंक है, ठीक है, उसकी इज्जत होती है। एवरीबडी नोज एवरीथिंग। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कभी अर्जेंसी में कोई बात करनी है तब क्या करेंगे? काफी बार अर्जेंसी भी आती है, काफी बार ऐसे मैटर्स आते हैं जहां पे एकदम क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? उसके लिए भी इमरजेंसी केस दिया है हेनरी फेयोल ने। इन द केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन, फेयोल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन। उन्होंने क्या बोला कि एक शॉर्टकट आप ले सकते हो, बट कब? ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंसी। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। इसको अंडरलाइन कर लो, इसको लिख लो, इसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, द शॉर्टकट दैट इज अलाउड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। GANG गैंग, PLANK प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। तो गैंग प्लैंक हमें क्या अलाउ करता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर इन द केस ऑफ अर्जेंसी, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द चेन। अगर E को L से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है, E को अगर B से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है, बट ओनली इन द केस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी। समझ में आया? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। एक बार वापस बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के हिसाब से हायरार्की या फिर अथॉरिटी की एक चेन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन है वो इस चेन में फॉलो होनी चाहिए। F बात बताएगा E को, E बताएगा D को, D बताएगा C को, C बताएगा B को और B बताएगा A को। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी और इन द केस ऑफ अर्जेंसी, अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा? आप स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हो, और इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। याद रखना। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस या द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। हर किसी के थ्रू फ्लो हो रही है इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी सिस्टमैटिक। सेकेंड, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेट्स से कि F बोलता है, F ने डायरेक्ट जाके C को बोल दिया, ठीक है, कि सर ऐसा 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 है, कोई भी इंफॉर्मेशन थी। अब F के एक्चुअल बॉस कौन थे? E, और E का बॉस था D। इन दोनों को तो बात ही नहीं पता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब इन दोनों को बात ही नहीं पता है तो ये लोग एक्शन कैसे लेंगे, है ना? तो अगर आप ये स्केलर चेन फॉलो करते हो तो देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन।
सिंपल। वहीं पे अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो या फिर अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे? फर्स्ट, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, लोग स्किप हो जाएंगे। एंड सेकेंड, नो क्लैरिटी इन द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बट अगर आप अपने सुपीरियर को ही स्किप कर देते हो इंफॉर्मेशन में से, अगर आप अपने सुपीरियर को ही मिस कर देते हो, तो कैसे टाइप का रिलेशनशिप हुआ ये? इसका मतलब क्या होगा? सुपीरियर को ऐसा लगेगा कि मेरा सबऑर्डिनेट मेरी इज्जत ही नहीं करता है ना? सिंपल है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। 10th प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको एक पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि काफी बार बच्चे या फिर स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड से लिंक कर देते हैं, जो कि गलत है। कंफ्यूज मत होना। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या था कि वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर या फिर वन बॉस ओनली। अगर उसको मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, एक्सक्यूजेस देगा, ईगो क्लैश हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एकदम अलग है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि हर इंसान का यानी हर एम्प्लॉय का और हर मटेरियल का यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें यूज हो रही है सबका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। जब टीचर चिल्लाती है ना एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर इन द क्लास, जज चिल्लाता है कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि कमांड दो एक दूसरे को। ऑर्डर का मतलब होता है सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो इससे याद रखना, ऑर्डर का मतलब जगह, अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? दैट एवरी मटीरियल यानी हर चीज एंड एवरी ह्यूमन बीइंग यानी एवरी एम्प्लॉय शुड हैव अ फिक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? लेट्स से कि मुझे प्रिंटर ढूंढना है, मुझे प्रिंट निकालना था और प्रिंटर की कोई जगह ही नहीं है। आज इस कैबिन में पड़ा है, कल दूसरे कैबिन में पड़ा है, तो मैं आधे से ज्यादा टाइम तो प्रिंटर ही ढूंढता रहूंगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर कोई इंसान की फिक्स प्लेस नहीं है, इमेजिन करो स्कूल, ठीक है। स्कूल में कितनी टीचर्स होती है और कितना बड़ा स्कूल होता है। स्टाफ रूम होता है हर टीचर के लिए, सारे टीचर स्टाफ रूम में बैठते हैं। अगर स्टाफ रूम जैसी कोई चीज नहीं होती और आपको कोई टीचर को अर्जेंटली ढूंढना होता तो आप कहां पूरे स्कूल में भागते रहते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये फॉलो करने से क्या होता है? हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते हैं। सिंपल। In this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of men and material. ठीक है, यहां पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, यहां पे ऑर्डर का मतलब जगह है, ठीक है। That is fixed place for everything and everyone in the organization. हर चीज की और हर इंसान की एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization. Fayol ने क्या बोला कि हर चीज, हर मटेरियल को जिसको आप यूज करते हो उसकी एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एंड फिक्स्ड प्लेस और सीट और कैबिन ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर इंसान की भी एक जगह, एक सीट या फिर एक कैबिन फिक्स होना चाहिए, so that no time and energy is wasted in search of any material or any person. क्यों? ताकि हमारा टाइम और हमारा एफर्ट वेस्ट नहीं हो उस चीज को या उस इंसान को ढूंढने में, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है प्रिंसिपल। What are the positive effects of following this principle? First, no wastage of time in search of men or material. हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर कोई चीज है जिसकी कोई फिक्स प्लेस ही नहीं है तो उसको हम ढूंढते रहते हैं। ये जनरली हमारे साथ में होता है हमारी कार कीज के साथ में, है ना, या जनरली मेरे साथ में होता है चार्जर के साथ में। मेरे चार्जर की कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कभी वर्चुअली के ऑफिस में लगा हुआ है, कभी घर में रखा हुआ है, घर में भी कभी कभी ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, कभी मेरे बेडरूम में है, कभी मेरे मम्मी पापा के बेडरूम में है। तो क्या होता है जब अल्टीमेटली फोन बंद होने वाला होता है ना, तब वो चार्जर मिलता ही नहीं है। वहीं पे अगर चार्जर की एक फिक्स्ड प्लेस होती तो क्या होता, मेरा टाइम और मेरा एफर्ट वेस्ट नहीं होता उस चार्जर को ढूंढने के लिए। सेकेंड, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम स्मूथ वर्किंग होगा ना, ठीक है, एकदम स्मूथ वर्किंग हो रहा है, मुझे पता है मुझे कहां जाना है, मुझे कहां से सामान कलेक्ट करना है, मुझे कहां पे सामान रखना है। एवरीथिंग इज स्मूथ एंड सिस्टमैटिक। What are the consequences of violation of this principle? यानी अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटीरियल। आप लोग को या सामान को ढूंढने में बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे। सेकेंड, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पर्सन एट द राइट टाइम।
ठीक है, हमको अगर वो टीचर सही टाइम में नहीं मिलती है, एग्जाम के पहले हम टीचर को ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये वाला एक क्वेश्चन समझा दो मैम, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, वो मिलेगी ही नहीं, एग्जाम के पहले नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनकी कोई फिक्स्ड प्लेस ही नहीं है। तो लास्ट में क्या होगा? आपका टाइम और एनर्जी तो वेस्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया हमने, लेकिन आप उनको टाइम पे ढूंढ भी नहीं पा रहे ना, तो अल्टीमेटली आपका जो काम था वो भी नहीं हुआ। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी नहीं है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक सबऑर्डिनेट या फिर जितने भी एम्प्लॉयज है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो एम्प्लॉयज खुश सिर्फ तभी रहेंगे जब उनका सुपीरियर उनको अच्छे से ट्रीट करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट बहुत गंदा मिलता है वहां पे, आपका बॉस आपसे ढंग से बात नहीं करता है, आपकी कोई बात नहीं समझता है, ठीक है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ आपको ही ब्लेम करता है, आपका पॉइंट ही नहीं सुनता है, तो आप कभी सेटिस्फाइड रहोगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं रहोगे। इस प्रिंसिपल में हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो हम रेम्यूनरेशन वाले प्रिंसिपल में कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस, उसमें हम वो बात कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल में हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, कि कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड सिर्फ तभी रहेगा जब उसको फेयर ट्रीटमेंट मिलती है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक पियोन को और सीईओ को सेम सैलरी दे दो। मैंने आपको बोला यहां पे हम सैलरी की, वेजेस की, पैसों की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। इसका क्या मतलब होता है? एक पियोन और एक सीईओ, सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए दोनों पे, भले ही वो फिर एक पियोन हो या फिर एक सीईओ क्यों ना हो कंपनी का। अगर गलती करी है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, अच्छा काम किया है तो दोनों को ही अवार्ड मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत सिंपल है। Equity refers to kind, fair and just treatment to employees. Employees will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. ठीक है, एम्प्लॉइज खुश रहेंगे, वो अपना मैक्सिमम एफर्ट कब देंगे? जब उनको आप रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हो, ठीक है, उनके लिए आप काइंडनेस है आपके मन में, उनके लिए जस्टिस है, ठीक है। If a manager is biased in dealing with employees, then employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. अगर एक एम्प्लॉयर जो है यानी बॉस है, अगर वो कभी भी, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज के साथ में बात करते हुए रूड हो जाता है या फिर बायस्ड हो जाता है डिसीजन लेते हुए, तो एम्प्लॉइज कभी भी खुश नहीं रहेंगे, वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे और वो कभी भी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। Equity does not mean equal salary to a peon and a supervisor. मैंने आपको बोला यहाँ पे हम पैसों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? But equity means application of same disciplinary rules, leave rules in the same way irrespective of their grade, position and gender. ठीक है, यहां पे हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। मतलब रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, फिर वो एक पियोन हो या फिर एक सुपरवाइजर हो या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो कंपनी का, रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? फर्स्ट इज एम्प्लॉइज गेट सेटिस्फाइड। एम्प्लॉइज खुश रहेंगे ना, उनको पता है कि एटलीस्ट हमको यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, वी आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, तो दे आर ऑलवेज हैप्पी। सेकेंड इज मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ये वाला जो प्रिंसिपल होता है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो एम्प्लॉइज हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, उनका जो मोरल होता है यानी काम करने की जो इच्छा होती है वो हमेशा हाई रहेगी। सिंपल। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल को वॉयलेट करती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? फर्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कभी भी खुश नहीं रहेंगे, वो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे, ऑफिस आने का ही मन नहीं करेगा उनका। सेकेंड, इंक्रीज इन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब मैंने बताया था एम्प्लॉइज छोड़ के जाना, है ना, तो एम्प्लॉइज छोड़ के चल जाएंगे। क्यों छोड़ के जाएंगे? क्योंकि वो डिससैटिस्फाइड है, ठीक है। एंड लास्ट, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर एक बॉस है वो कभी भी एम्प्लॉय की बात ही नहीं सुनता है, हमेशा उसको गलत तरीके से ट्रीट करता है, हमेशा उसके हाथ में रूड है, तो क्या कभी भी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स हेल्दी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो देयर विल ऑलवेज बी अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द सुपीरियर, या फिर बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड द सुपीरियर। समझ में आया? ये था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे।
द 12th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, नाम ही बहुत बड़ा है, पहले नाम समझते हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? फिक्स, स्टेबल। ठीक है, टेन्योर मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। और पर्सनल मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ने ये कहा था कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को बार बार जॉब से निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर बार बार ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, इसमें हेनरी फेयोल ने क्या कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को बार बार जॉब से निकालना नहीं चाहिए, ना ही एम्प्लॉइज का बार बार ट्रांसफर करना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन ये आता है क्यों नहीं करना चाहिए? यार बाकी के एम्प्लॉइज डिससैटिस्फाई हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि इन लोग के लिए तो नौकरी से निकालना बहुत आम बात है, कल हमसे छोटी सी कोई गलती हो गई तो हमको भी नौकरी से निकाल देंगे। तो एम्प्लॉइज के मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों को ऐसे ही नौकरी से निकाल देते हैं, क्या पता अगला नंबर मेरा आ जाए। तो एम्प्लॉइज हमेशा डीमोरलाइज्ड रहेंगे, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो डरे हुए रहेंगे, तो वो कभी भी अपने 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हेनरी फेयोल ने इस प्रिंसिपल में यह कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जब तक एकदम अनअवॉइडेबल सिचुएशन ना हो ना, तब तक एम्प्लॉइज को काम से नहीं निकालना चाहिए, ना ही उनको ट्रांसफर करना चाहिए। अब ट्रांसफर करने में क्या प्रॉब्लम है? यार एक एम्प्लॉय यहां पे आया था, लेट्स से कि वो सूरत की ऑफिस में आया था। ठीक है, उसको हमने काम सिखाया, उसको हमने ट्रेनिंग दी, जब तक वो सेटल होता, काम सीखता, तब तक हमने उसको ट्रांसफर कर दिया मुंबई की ब्रांच में। अब वो वहां जाएगा, लोगों से मिलेगा, वहां का काम करने का तरीका सीखेगा, वहां के बॉस से एक रेपुटेशन बनाएगा, अपने कोवर्कर्स के साथ में एक बॉन्डिंग बनाएगा। जितने में वो वहां पे काम करना सीखेगा, वहां पे इतने में आपने उसको वापस ट्रांसफर करके भेज दिया कोलकाता। तो क्या हो रहा है? रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, एम्प्लॉय भी डीमोरलाइज हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फेयोल इंसिस्टेड कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को जितना हो सके ना उतना सिक्योर फील कराना चाहिए कि आपकी जॉब सेफ है। तो अगर एक एम्प्लॉय ये फील करेगा ना कि मेरी जॉब सेफ है, तो वो अपने 100% एफिशिएंसी पे काम करेगा। ठीक है, रीड करते हैं। It refers to no frequent termination and transfer. According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रिंसिपल के हिसाब से हेनरी फेयोल ने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि सारे एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी फील हो। क्यों? अगर उनको ये लगेगा ना कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो वो कभी भी अपने 100% पे काम नहीं कर पाएंगे। Frequent turnover of employees is bad for the organization and such a decision must be taken when they are almost unavoidable. जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए तब आप एम्प्लॉइज को निकालो, हर छोटी बात पे उनको निकालना बंद करो। ठीक है, Not only turnover but frequent transfer or rotation should also be avoided. सिर्फ निकालना नहीं, आप एम्प्लॉइज को बार बार इधर उधर ट्रांसफर भी मत करो। क्यों मत करो? Because it takes time for a person to learn and get settled on a job. हर पर्सन को टाइम लगता है एक जॉब में सेटल होने में, and by the time he gets settled and he receives transfer order, then it will be a wastage of resource and employee will not be able to contribute his best for the organization. जितना टाइम उसने सेटल होने में लगाया, उसके बाद में वो विलिंग था काम करने के, इतने में उसको उसका ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाएगा, तो वापस डिससैटिस्फाइड हो गया, डीमोरलाइज हो गया, डीमोटिवेट हो गया, तो क्या करेगा? वापस अपना 100% नहीं दे पाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को सिक्योर फील कराए, उनको जॉब सिक्योरिटी दे। ठीक है, एम्प्लॉइज को बार बार निकाले नहीं, उनको बार बार ट्रांसफर नहीं करें। क्यों? क्योंकि बाकी जो बचे हुए एम्प्लॉइज है ना, वो डर जाते हैं, वो कभी भी अपने 100% पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल? फर्स्ट इज इंप्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज को पता है ना कि हमारी जॉब सेफ है, उनको डर नहीं है मन में, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, अपना 100% देंगे। ठीक है, सेकंड, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। अगर आप बार बार एम्प्लॉइज को निकालते तो आपको नए एम्प्लॉय को लेके आना पड़ता, फिर उसको ट्रेन करो, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो,
उससे अच्छा है कि आप ये वाला प्रिंसिपल फॉलो कर लो, यानी आप एम्प्लॉइज को बार बार मत निकालो। अगर आप नहीं निकालोगे तो आपका टाइम और आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। सिंपल। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को वायलेट करती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। जो भी नए पर्सन को आप लेके आओगे उसके पीछे पहले खर्चा करो, फिर टाइम और रिसोर्सेज एम्प्लॉय करो ताकि वो नया काम सीख सके। टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट हो रहे हैं। सेकेंड, फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, वो डरे हुए रहेंगे, डिससैटिस्फाइड रहेंगे। क्यों? उनको हमेशा एक डर रहेगा कहीं अगला नंबर हमारा ना आ जाए। समझ में आया? दिस वॉज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। लेट्स स्टार्ट विद द 13th प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब ये जो वर्ड है इनिशिएटिव, इसका मीनिंग हम सबको पता है। ठीक है, अगर हमारा कोई फ्रेंड के साथ में झगड़ा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? यार मैं क्यों बात सामने से शुरू करूं, उसको इनिशिएट करने दे। तो इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? काम शुरू करना। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ? यहां पे हेनरी फ्योल ने यह सजेस्ट किया था कि एक मैनेजर को या फिर एक मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज को एक मौका देना चाहिए। मौका किस चीज का? सजेशन देने का, फीडबैक देने का, अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल के टीचर्स आपके पास में आते हैं और आपको बोलते हैं कि हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने सजेशंस दो कि आप कहां पे जाना चाहोगे। ठीक है, या फिर आप प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब आप लोग अपने अपने सजेशंस दोगे। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या हुई पता है? कि आप लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया कि हमारा स्कूल हमें कुछ समझता है। सिमिलरली, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी एम्प्लॉइज से सजेशन लेती है ना, तो एम्प्लॉइज को अच्छा लगता है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी हमारे आइडियाज को वेलकम करती है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा यहाँ पे? अल्टीमेटली काम किसको करना है? एम्प्लॉइज को करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? वो तो प्लान्स बनाती है। काम कौन करता है? एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब एम्प्लॉइज को पता है कि सबसे इजी तरीका क्या है काम करने का, या फिर उनको सबसे अच्छे तरीके से क्या काम करना आता है। तो वो लोग जब भी प्लान बनाएंगे तो वही सोच के बनाएंगे कि अगर हम लोग ऐसे काम करते हैं तो फटाफट काम होगा, है ना। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वर्किंग भी इजी हो जाएगी। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हेनरी फ्योल ने यह कहा था कि एक मैनेजर को या फिर मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज को एक मौका देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए। किस चीज का? अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट आपके आइडियाज को वही इंप्लीमेंट करेगी एज इट इज, नहीं। अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो एम्प्लॉइज को डिसओबीडियंस नहीं करना है। एम्प्लॉइज को भी ये चीज सामने से समझनी है कि हमने हमारे आइडियाज दिए, बट शायद मैनेजमेंट को उससे बेटर आइडिया मिल गया, या फिर हो सकता है कि हमारे आइडिया अच्छे थे लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, तो एम्प्लॉइज को क्या मिल गया? एक चांस मिल गया आइडिया प्रेजेंट करने का, लेकिन मैनेजमेंट को कोई कंपल्जन नहीं है कि वही आइडिया इंप्लीमेंट करना है। सिंपल है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एक बार रीड कर लेते हैं। इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। जो मैंने आपको बोला, यार मैं क्यों बात चालू करूं, उसको इनिशिएट करने दे। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? काम शुरू करना। ठीक है, Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. मतलब प्लान बनाते हुए और प्लान को जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब एम्प्लॉइज को एक चांस मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकें। इट गिव्स इमेंस सैटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, मैंने आपको बताया उनको एक सैटिस्फैक्शन होता है कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हूं। ठीक है, so managers must welcome the suggestion and ideas of employees before framing the plans. उनको क्या करना चाहिए? मैनेजर को आइडियाज वेलकम करने चाहिए, लेने चाहिए। ठीक है, the initiative does not mean disobedience. That is, once decisions are taken by management, then every employee must follow it, whether it is according to employees suggestion or not. जैसा मैंने आपको बोला, एम्प्लॉइज को मौका मिलना चाहिए अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का, बट अगर मैनेजमेंट को वो आइडियाज पसंद नहीं आ रहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है मैनेजमेंट को कि उनको वही आइडिया इंप्लीमेंट करना है।
अगर मैनेजमेंट ने वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया तो भी एम्प्लॉइज को वो प्लान जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है उसकी फुल रेस्पेक्ट करते हुए वो प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को एक मैनेजमेंट फॉलो करती है तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉइज। मैंने आपको क्या बताया, एम्प्लॉइज को ऐसा लगेगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में कीमती हैं, वो हमें कुछ समझते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड होंगे एम्प्लॉइज। दूसरा, एम्प्लॉइज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि एम्प्लॉइज को पता है कि इस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो एम्प्लॉइज जब भी अपने सजेशन देंगे ना तब वो वही आइडिया बताएंगे कि सबसे इजी तरीका ये है और हमको ऐसे ही काम करना चाहिए। अब अगर मैनेजमेंट ने वो बात मान ली तो क्या होगा, गोल्स जो होंगे वो टाइम पे अचीव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज ने सोच समझ के बोला होगा कि ये बेस्ट तरीका है काम करने का, है ना। अच्छा, अगर मैनेजमेंट ने ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फर्स्ट, एम्प्लॉइज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। एम्प्लॉइज डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे कि यार हमें तो कुछ समझा ही नहीं जाता है, हम आते हैं सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे चले जाते हैं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ सैलरी मिल जाती है हमको। ठीक है, तो क्या होंगे, एम्प्लॉइज डिससैटिस्फाइड होना चालू हो जाएंगे कि यार मैंने इतने साल दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, स्टिल मेरे से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। सेकंड, डीमोटिवेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। ठीक है, जो पॉइंट मैंने अभी अभी समझाया, ठीक है, वो डीमोरलाइज हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, वो कभी भी अपने बेस्ट एबिलिटी पे काम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैनेजमेंट ने बिना सोचे समझे एक तरीका बता दिया कि आपको ऐसे ही काम करना है। हो सकता है कि वो तरीका कॉस्ट इफेक्टिव हो, मैनेजमेंट को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो उस तरीके से, लेकिन हो सकता है कि एम्प्लॉइज के लिए वो काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, पहला कि एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो जाएंगे, दूसरा हो सकता है कि शायद एम्प्लॉइज अपने बेस्ट एबिलिटी पे काम नहीं कर पाए। ठीक है, ये था 13th प्रिंसिपल, नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यहां पे हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि मैनेजमेंट को हमेशा अपने एम्प्लॉइज को एक चांस देना चाहिए अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट वो आइडिया को इंप्लीमेंट करे, अच्छा लगेगा तो करो, नहीं अच्छा लगे तो मैनेजमेंट वो आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं करेगी। तो इस केस में एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट के डिसीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और वही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो मैनेजमेंट ने बताए हैं। सिंपल था। अब चलते हैं लास्ट प्रिंसिपल पे। ठीक है, हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स। Let's start with the last principle of Henry Fayol, that is principle of spirit de corps। ठीक है, ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, सबसे छोटा प्रिंसिपल है ये। यहां पे हेनरी फ्योल ने खाली इतना कहा था कि एक मैनेजर या फिर मैनेजमेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना चाहिए या फिर प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर सारे के सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको ये चीज रियलाइज हो जाएगी ना कि वो सब लोग एक टीम है, तो क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, वो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। सिंपल। तो बस हेनरी फ्योल ने इतना ही कहा था कि एक मैनेजर को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। सिंपल। रीड करते हैं, मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए और हार्मनी यानी भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा और कोऑपरेशन भी इंक्रीज होगा। मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे काम करने में। सिंपल। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर को रिप्लेस कर देना, आई करके कोई शब्द नहीं है। ठीक है, कोई भी अकेला नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग अलोन। मैनेजर को ये चीज बता देनी है सबको कि अगर गोल अचीव हो रहा है तो वो आपके कारण नहीं, सबके कारण हो रहा है। देयर इज नो आई, वी ऑल आर अ टीम, इट्स अ वी। ठीक है, दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द टीम मेंबर्स। इससे क्या होगा, सारे के सारे जो लोग हैं यानी जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे कि अगर ये बंदा काम नहीं करेगा या फिर अगर टीम मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो गोल अचीव नहीं होगा। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज।
क्या होगा, अगर सब लोग एक दूसरे के साथ में काम करेंगे ना, अगर हर इंडिविजुअल बाकी के इंडिविजुअल्स को पुश करेगा काम करने के लिए, तो काम में डिले नहीं होगा, सब लोग डिसिप्लिन में काम करेंगे, और सब लोग अगर डिसिप्लिन में काम करेंगे तो पेनल्टीज की जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल। अब देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डेवलप्स टीम स्पिरिट। मैंने क्या बताया, स्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब ही ये है कि मैनेजर को आई को हटा के वी को इंट्रोड्यूस करना है, कि हम सब लोग एक टीम है। अगर मैनेजर या फिर मैनेजमेंट अगर इस चीज को करने में सक्सेसफुल होती है तो क्या होगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट रहेगा, सब लोग मिलके काम करेंगे। देयर विल बी अ सेंस ऑफ बीइंग अ टीम, मतलब सब लोग मिलके काम करेंगे। देयर विल बी पीस, देयर विल बी हार्मनी, ईच एंड एवरीबॉडी विल कोऑपरेट विद ईच अदर। वो सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, यानी एक टीम के जैसे काम करेंगे। सिंपल। सेकेंड, अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। भाई नाम ही ग्रुप गोल है, ऑर्गेनाइजेशन होता ही एक ग्रुप के कारण है। मैनेजमेंट इज अ टीम प्रोसेस, हमने पढ़ा था। तो अगर सब लोग स्पिरिट दे कॉर्प्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल यानी कि ग्रुप गोल को अचीव करना इजी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, पूरी टीम का काम एक पर्सन इंडिविजुअली तो नहीं कर सकता है ना। पूरे टीम के रन्स अकेला विराट कोहली तो नहीं मार सकता ना, बाकी प्लेयर्स को 5, 6, 10, 12 कुछ रन तो मारने पड़ेंगे। पूरे 600 रन का टारगेट है तो अकेला विराट कोहली 600 रन तो नहीं मार सकता, ठीक है। तो टीम की जरूरत तो पड़ेगी, सारे विकेट भी वो खुद नहीं ले सकता, सब जगह फील्डिंग भी वो अकेला नहीं कर सकता है। तो ग्रुप गोल कभी भी इंडिविजुअल पर्सन अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर ग्रुप गोल को अचीव करना है तो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फर्स्ट, टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर सब लोग एक टीम बन के काम नहीं करेंगे तो ग्रुप गोल यानी टीम गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड, नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म। यानी कोई आदमी अपने आप को अगर टीम का हिस्सा नहीं समझता है तो वो क्या करेगा, अपने इंडिविजुअल गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, है ना। अब क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप इमेजिन करो जहां पे हर पर्सन अपने इंडिविजुअल गोल्स के पीछे भाग रहा है, देयर इज नो टीम गोल, ठीक है। तो क्या होगा, सब लोग एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेंगे, ठीक है, कि सर इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, पीस नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, टीम स्पिरिट नहीं होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स फॉलो नहीं हो रहा है। सिंपल है, हमने 14 के 14 प्रिंसिपल्स खत्म कर लिए हेनरी फ्योल के, ठीक है। ये प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा, ये प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स, मतलब एक मैनेजमेंट या फिर एक मैनेजर को हमेशा टीम स्पिरिट, पीस और हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। क्यों, सो दैट एवरीबॉडी वर्क्स इन अ टीम। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कोऑर्डिनेशन होगा और कोऑपरेशन भी होगा। सिंपल था। आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।